जिन्होंने ये बनाया पाकिस्तान, जो समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को बनाया, पाकिस्तान को किसी ने नहीं बनाया। पाकिस्तान को बनाया तो ब्रिटिश ने बनाया, लेकिन इनके इनके खून में, इनके ज़हन में ही वो प्रजातंत्र नहीं है, तो वो तो भूल भूल जाए आप। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे साथ एक बार फिर से कर्नल RSN सिंह आर्मी में सर्व कर चुके हैं। रॉ को लेकर उनकी जो एक्सपर्टीज है उसकी दुनिया भर में मिसाल दी जाती है, किताबें लिख चुके हैं, ऑथर भी हैं और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। और सबसे बड़ी बात, ग्राउंड पर काम करने का जो अनुभव है वो इनकी इनसाइट्स में साफ तौर पर झलकता है। बहुत बहुत स्वागत है कर्नल सर आपका। जय हिंद सर। जय हिंद, जय, नमस्कार सर। सबसे पहले तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उस स्टेटमेंट के बारे में जो ये सवाल खड़ा करता है कि एक सोवरेन स्टेट के काम में, उसके चुनाव में एक दूसरा स्टेट कैसे दखलंदाजी कर सकता है। और इस बात का आधार है पाकिस्तान के जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं एहसान इकबाल, उनके द्वारा पहले ये दावा किया गया कि 2018 में चाइना ने बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट से इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर दी थी, उन्हें साफ साफ कह दिया था कि 2018 के चुनाव में कोई एक्सपेरिमेंट ना करिएगा, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट की कीमत या उसका खामियाजा जो सीपैक प्रोजेक्ट है, जो कि $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है और भारत के जो क्षेत्र है वहां उन एरियाज को भी ये कवर करता है, तो भारत के लिहाज से भी वो प्रोजेक्ट काफी अहम है, ये इस पर असर पड़ जाएगा। चाइना ने चिंता जाहिर कर दी थी। हालांकि उसके बाद एहसान इकबाल की सफाई दिया है, उन्होंने कहा नहीं मैंने इस संदर्भ में नहीं कहा था, मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया गया। लेकिन ये दिखाने के लिए काफी है, ये अपने आप में बहुत ही गहरे और बड़े सवाल खड़े करता है कि पाकिस्तान का चुनाव, चाइना कह रहा है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट यानी आर्मी से एक्सपेरिमेंट ना करिएगा, बहुत कुछ ये कह रहा है सर। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि दुनिया भर की तमाम ताकतें ये जानती हैं कि पाकिस्तान चलाता कौन है। और पाकिस्तान यूएस रिलेशंस हो, पाकिस्तान चाइना रिलेशंस हो, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस हो, वो चाहे वो आपके बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में वो रिप्रेजेंट कर रहे हो या हिना रब्बानी खार आती हो यहाँ पे, लेकिन इन लोगों का कोई मतलब है नहीं। एक पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक क्लाइंट स्टेट रहा है। पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक क्लाइंट के रूप में इसको बनाया गया था। गलती हम क्या कर बैठते हैं, और खास करके हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की लॉबी है और जो मुहाजिर जो है वहाँ पे पाकिस्तान में, जिन्होंने ये बनाया पाकिस्तान, जो समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को बनाया, पाकिस्तान को किसी ने नहीं बनाया। पाकिस्तान को बनाया तो ब्रिटिश ने बनाया और अमेरिकन ने बनाया, और वो भी एक स्ट्रैटेजिक नजरिए के तहत, अपनी स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव यानी कि अपनी सामरिक जरूरतों के को, और कुछ ऐसा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान को कि हर कुछ वक्त के बाद वो उसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया है, दूसरी तरफ चाइना, इस तरफ इंडिया है और उस तरफ वेस्ट एशिया है। तो अभी तक पाकिस्तान उसी की रोटी भी खा रहा है। तो इस रोटी खाने के सिलसिले में वो सब जानते हैं कि किसको वहां पे एक्चुअली तार किसके हाथ में। और अगर आप एक इस्लामिक स्टेट से ये उपेक्षा करते हैं कि वहाँ आपकी तरह की डेमोक्रेसी होगी, वो है वहाँ पे, पीपीपी है, पीएमएलएन है, फजलुर रहमान उसने भी आज कुछ बयान दिया है, कई तरह के मूवमेंट चलते हैं, लेकिन इनके खून में, इनके जहन में ही वो प्रजातंत्र नहीं है, तो वो तो भूल भूल जाए आप। अब बात रही कि उसने सॉवरेनिटी की बात, तो सॉवरेनिटी आप देखिए, वहां पर सरकारें जो है वो बाहरी ताकतें बनाती। इमरान को की जो सरकार लाई गई, आपको मालूम है उसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था शुरुआत के उसमें, और बाहरी ताकतों का भी हो सकता है। और आपको मालूम है कि फौज ने वो किस तरीके से वो सरकार बनवाई थी, किस तरह से
जो तहरीक लबैक था उसको खड़ा किया गया था, किस तरीके से वो आईएसआई का मेजर जनरल वो नोट बांट रहा था। अब वो एक्सपेरिमेंट गलत हो गई, वो एक्सपेरिमेंट बाद में इनको लगने लगा कि ये तो उल्टा पड़ गया, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि जब स्थिति खराब होगी, एक तो आर्थिक स्थिति खराब, अब आप सॉवरेनिटी की बात कर रही हैं, शायद बहुत कम लोगों ने का ध्यान गया होगा कि अमेरिकन जो अभी आए हैं आईएमएफ के जो ऑफिशियल्स हैं, वो पाकिस्तान में आए और उन्होंने तमाम पार्टियों से उन्होंने बात की, अलग अलग पार्टियों से, और क्या बात करें कि भैया सुनो, हम ये लोन दे रहे हैं, लेकिन इस लोन के हमारी कुछ शर्तें हैं और तुमसे भी हम वादा लेना चाहते हैं कि तुम कोई बेहूदगी नहीं करोगे हमारे साथ, क्योंकि हम वरना हम ये रकम नहीं देंगे आपको। अब आप बताइए कि आईएमएफ की टीम आए और सोनिया गांधी से अलग बात करे और अखिलेश यादव से अलग बात करे और ममता से अलग बात करे, तो सॉवरेनिटी की बात ही कहाँ है। तो पाकिस्तान कोई स्टेट है ही नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ अदिति जी दैट पाकिस्तान इज नॉट ए स्टेट, इट्स एन आइडियोलॉजी। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इंडिया में भी जीवित है, वो बांग्लादेश में भी जीवित है, और उस आइडियोलॉजी का अगर सर्वे सर्वा आज है, जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को किसी ने अगर सुरक्षा दी हुई है, तो वो है पाकिस्तान आर्मी। अब आपको मेरी बात सुन के लगा कि ये तो सब जानते हैं, ये तो सब बोलते रहते हैं, लेकिन मेरी बात को थोड़ी गहराई से ये समझी जाए कि पाकिस्तान की कभी सॉवरेनिटी नहीं रही है। पाकिस्तान वाज ऑलवेज अ क्लाइंट स्टेट। जब पाकिस्तान डूबने लगा, तब तक कुछ हालात ऐसे हुए कि उनको फिर से दुनिया को जरूरत पड़ी इसकी, और इन्होंने उसको ब्लैकमेल किया। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, जब पाकिस्तान जब कोल्ड वॉर के समय वो इनको हमारे जो वेस्टर्न ब्लॉक था उनको जरूरत पड़ी, वो बगदाद लाइन जो था वो उन्होंने ये किया, सेंटो बनाया, उसके बाद सीटो बनाया, बिल्कुल लॉक स्टॉक एंड बैरल ये लोग चले गए वहां पे अमेरिका के उसमें, और उसी के तहत लियाकत अली खान का मर्डर हुआ। ही वाज असैसिनेटेड। जुल्फिकार अली भुट्टो वो भी चाहे कि हम एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक लीडर बन जाए, थोड़ा लेफ्ट लीनिंग हो जाए, आप देख लीजिए उनका भी क्या कैसे असैसिनेशन हुआ, और उनके असैसिनेशन की अगर सबसे बड़ी खुशी या किसी को राहत मिली तो वो अमेरिकन को मिली। फिर अमेरिकन ने पहले से प्लान किया हुआ था कि अफगानिस्तान में हमको वियतनाम बनाना है, सोवियत यूनियन को वहीं पर मिलिटरली हमको कोल्ड वॉर का ग्रैंड फिनाले वही खेलना है। उन्होंने जियाउल हक को वहीं से कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, जबकि वो जॉर्डन में ब्रिगेडियर। और ये भी बता दूं आपको कि बहुत दबाव से मारा था उन्होंने पैलेस्टीनियंस को, जब ये जॉर्डन में ब्रिगेड कमांड कर रहे थे जियाउल हक, तो वो फिर वो जरूरत पड़ी और खूब पैसा कमाया। आपको मालूम होगा कि उस समय इट्स वेरी फेमस कि जिमी कार्टर ने इनको बोला कि भाई आपको हम इतना एड देते हैं, तो कुछ आई थिंक $400 मिलियन था, इफ आई करेक्टली रिमेंबर। तो जियाउल हक ने कहा था कि पीनट्स है। अब क्या था कि वहां से फिर ये इनका स्टॉक नीचे गया, तो पहले तो उन्होंने तो मरवा दिया जियाउल हक को, जब ये काम खत्म हो गया तब अब फिर से अफगानिस्तान पे ये हुआ, तो इनको लॉजिस्टिक कॉरिडोर की जरूरत पड़ी, तो कुछ इसलिए इनको चुप रहना पड़ा। अब लोगों भी खत्म हो गया, तो अब इनको इनकी सॉवरेनिटी फिर अभी उसके साथ सब कोई खिलवाड़ कर रहा है, चाइनीज खिलवाड़। जब आपके पैसे नहीं है, जब आपके पास पैसे नहीं है, तो कोई भी आपकी सॉवरेनिटी से खरीद सकता है। और ये मत समझिए गया कि ये गेम्स इंडिया में नहीं चल रहा है। मैं इंटेलिजेंस में रह चुका हूँ, हर जो एक डेवलपमेंट होता है मुझे कुछ एहसास हो जाता है कि ये तार कहाँ से आ रहे हैं। हर ऑर्गन पे हर हिंदुस्तानी, एक तो अदिति जी मेरा मानना है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम उसको बाहर के देशों में उसको शिक्षा
सो कॉल्ड एजुकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज कोई ऐसी चीज वो पढ़ के नहीं आता है जिससे हमारा देश को उससे फायदा उठाए। कोई जज साहब हार्वर्ड चले गए तो उनके हार्वर्ड से हमको क्या लेना देना है? वो जज साहब को कंडक्ट देखिए। एक एक वकील है जो हर चौथे दिन खड़ा हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वो गया था। ये सब वहीं से सबवर्ट होके आते हैं, और ये गलत गलत अपने पुराने संस्कार छोड़ के ये लोग सब, ये कोई वोट ये कर रहा है, कोई क्या लिबरल डेमोक्रेसी। इनके बाप ने कभी वो देखा था कि वोट क्या होता है? तो ये हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट की ये बीमारी है। और आप कह रहे हैं कि सॉवरेनिटी, आप बताइए कि अगर डोकलाम क्राइसिस चल रहा है और उस समय कोई आपका भावी प्रधानमंत्री छुप छुप के जाए चाइनीज एम्बेसी में, उसको आप क्या कहेंगे? दैट मीन्स ही हैज बीन बॉट ओवर। एमओयू साइन करे, तमाम उसके फोटो दिख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सो मोटो एक्शन नहीं। और ये जो जुडिशियरी जो इतना हाई पेडेस्टल लेके चलती है, क्या वो आंख से अंधे होंगे? उनको नहीं दिख रहा है? हम और आप अगर ऐसी काम करें ना तो अगले दिन तिहाड़ जेल में होंगे, और होना भी चाहिए हमको। दे आर नॉट हियर। मैं तो इनको इंसानों में भी नहीं गिनती करता हूं। तो आप देखिए हमारे यहाँ भी ये एनजीओ क्या है मैडम, बहुत सारे एनजीओ आपके जानते हैं इनके तार कहां से है? कोई तो सॉवरेनिटी की आपने देखा होगा जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था। मैं डील के बिल्कुल मैं फेवर में, लेकिन जिस तरह की एक पॉलिटिशियन, आपको मालूम है कि उसको भाई वो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कितना क्रूक, वो तो पैसे बांट रहा था, सारे पॉलिटिकल पार्टीज में उसने पैसे बांटे थे जाके इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को। ही बॉट दिस थिंग। और ये आपका जो जो नालायक जो प्रधानमंत्री था, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और आप उसकी पूरी पृष्ठभूमि देख लो आप। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये कॉलोनाइजेशन का ये दुष्प्रभाव है, ये दुर्भाग्य है हमारा। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी हमारे कुछ संस्कार है हिंदुस्तान में कि ये देश बचा हुआ है, हम लोग झेल जाते हैं। पाकिस्तान नहीं इसको झेल पा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां तक उनको, भाई चाइनीज आर वरीड अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट। और वही नहीं, केवल पाकिस्तान के इनसे नहीं बात कर रही है, ये तमाम जो वहां पे जिहादी ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान और इसमें, उनसे भी इनकी बातचीत हो रही कि यार देखो, तुम ये गड़बड़ मत करो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। अब उधर वो इस्लामिक स्टेट बोल रहा है मैं तो नहीं बनने दूंगा जी। अब भैया इसके लश्कर तोयबा इससे बात कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद से, वो कह रहे हैं कि आप चिंता मत करें, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये पूरा ये यहाँ पे खेल चल रहा है पाकिस्तान में। सो ये सॉवरेनिटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान इज नॉट अ स्टेट, इट इज एन आइडिया, इट्स एन आइडियोलॉजी। आपने जिस तरह से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ही एक कटघरे में खड़ा करने का काम किया है, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में डिफरेंट गैलरीज जो है वो प्ले आउट कर रही हैं। आपने अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी जिक्र किया, आपने कहा कि पाकिस्तान वजूद में ही इसलिए आया क्योंकि यूएस और यूके ऐसा चाहते थे। मौजूदा पाकिस्तान की बात की जाए तो क्या इस वक्त आप मानते हैं कि चाइना पाकिस्तान को पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा है और यूएस जो है उस कंट्रोल को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा है? क्या उस लेवल की लड़ाई भी इस वक्त पाकिस्तान उसके लिए भी एक बैटलफील्ड है, या आपका कुछ डिफरेंट है? नहीं, देखिए, आप अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की या डीप स्टेट की पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आज से अगर 10 साल पहले अगर आपने मेरे से पूछा होता तो चाइना वर्सेस वीजावी सीआईए और केजीबी, तो मैं ये जरूर कहता कि नहीं, अभी के सीआईए का पलड़ा बहुत भारी है, ठीक है ना। और वो इतना उनका डीप पेनिट्रेशन है पाकिस्तान मिलिट्री में। तो सारे जो आपको बताया था उस दिन भी कि जिनके जितने जनरल रिटायर होते हैं, इनके बच्चे हैं, नालायक बच्चे जितने, वो सभी वहां पर है। इनके बच्चों के लिए कोई भविष्य तो है नहीं।
पाकिस्तान में, तो ये सब वही रह जाते हैं। ये वो बाहर बाहर चले जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा लिवरेज है। दूसरा ये है, मैं देखता था जब मैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, तो मैं देखता था कि अगर आपने अमेरिकन एम्बेसी से मान लीजिए अदिति जी ने वीजा मांगा, एजुकेशनल वीजा, उनको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 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 अदिति जी के फादर अगर हाई कोर्ट में जज हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, या वो मान लीजिए वो आर्मी कमांडर बनने वाले हैं, उन लोग को तो बिना पूछे रोए ही नहीं। वो कहते थे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हाँ, आपको जरूर हम देंगे, और देंगे ही नहीं, आपको वीजा हम देंगे, हम आप स्कॉलरशिप का भी आपके लिए हम इंतजाम करेंगे। सो वी हैव सीन ऑल दोज गेम्स यहाँ पे। तो चाइना का अगर आप कहें तो और चाइना का पेनिट्रेशन डीप ही नहीं है, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में, बट इवन आप विल बी सरप्राइज कि इवन अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में भी इनका पेनिट्रेशन बहुत डीप है। आपने जो वो देखा था, वो जॉर्ज फ्लॉयड वाला जो वो हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर, उसमें लोग कहते हैं कि उसमें चाइनीज डीप स्टेट का हाथ था वो करवाने में। लोग कहते हैं कि बराक ओबामा का फाइजर के थ्रू, फाइजर से इनका इनडायरेक्ट रिश्ता था, और इसलिए वो चाइना के साथ उनकी कुछ इस मामले में भी साठ पर, जिसको फार्मास्यूटिकल माफिया कहते हैं। बाइडेन सन, ही हैज एक्सटेंसिव बिजनेस लिंक्स विद चाइना। आप थोड़ा चाइना, यूएस और चाइना का ट्रेड फिगर्स देख लीजिए, क्या कम हुआ है? नो, इट स्टिल रिमेन्स एट अ वेरी हाई लेवल। तो चाइनीज का पेनिट्रेशन बहुत डीप है, जिसके पास उसके पास पैसा आ गया है। जब पैसा आ गया है तो पैसा, वो जितने वेक्टर्स चाहे वो डील कर सकता है और वील्ड कर सकता है। आप यू विल बी सरप्राइज कि हमारे यहाँ ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टी, कई जिहादी तंजीमें, ये सब पाकिस्तान के वेक्टर्स हैं, इनके हथियार हैं, तभी तो ये इनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है यूएन में। और ये लोग भी क्योंकि वेक्टर्स हैं, ये इनकी आवाज नहीं निकलेगी। वो चाहे वो चाइना में मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी कर ले, वो कोई इनके आवाज नहीं निकलेगी वहां पे। तो ये हकीकत है। कर्नल साहब, ये दलाई लामा का जो स्टेटमेंट आया तिब्बत को लेके, जो उन्होंने कहा, चाइना में सुधार की बात उन्होंने कही, उन्होंने ये भी कहा कि तिब्बत चाइना के साथ रहने को तैयार है। ये जो स्टेटमेंट्स है, थोड़ी देर पहले जिस इकोसिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे थे, वो चाइनीज सिस्टम के पेनिट्रेशन की बात कर रहे थे, ये दलाई लामा का ये स्टैंड या ये स्विच, अगर मैं इसे स्विच कह सकूं, ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि इन्होंने पहले एक ऑल्टरनेट दलाई लामा को खड़ा करने की कोशिश की। वो अपना एक पैरेलल, वो जो दलाई लामा चुनने की जो प्रक्रिया है, उन्होंने एक पैरेलल तरीका अपनाया, लेकिन उसकी दुनिया भर में क्रेडिबिलिटी नहीं हुई। उसकी दुनिया भर में क्रेडिबिलिटी नहीं हुई, तो अभी कोशिश हमेशा इनकी रही है कि किसी तरीके से धर्मशाला में पेनिट्रेट कर जाए। धर्मशाला मतलब हिमाचल का धर्मशाला मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर। और इन्होंने बहुत बैकरूम डिप्लोमेसी से, बैकडोर से इन्होंने बहुत सारे पेशकश किए हैं दलाई लामा को। और दलाई लामा ने ये पहली बार ये स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि हम, अगर हमारे जो सिस्टम्स, जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स है, हमारा कल्चर है, जो ये सारा कुछ प्रिजर्व करके रखे, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। अब बात क्या है यहाँ पे कि सबसे बड़ी बात है कि एक ट्रम्प जाते जाते एक बहुत बड़ी चीज कर गए तिब्बत को लेकर, और उसके बारे में भी कहीं चर्चा नहीं होती है। और वो ये है कि वो जाने से पहले उन्होंने तिब्बत सपोर्ट पॉलिसी बिल उन्होंने यूएस कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किया,
जो बाई पार्टीशन सपोर्ट से जो पारित हुआ। और ये बिल कहता है कि इट एंजॉयज द अमेरिकन गवर्नमेंट टू सपोर्ट द एक्टिविटीज इन टिबेट, ठीक है ना, टुवर्ड्स इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉलिसी है कि इसको बिल है कि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस लिहाज से दलाई लामा का भी उम्र आपको मालूम है, ही इज इन वेरी एडवांस स्टेज। उनको भी लगता होगा कि हमारा भविष्य क्या है। भारत में वो रहे हैं, मैं आई विल हेट टू कॉल देम शरणार्थी। वो हमारे लोग हैं, हमारी बहुत सारी संस्कृति की है, और बड़े बड़े जिम्मेदारी के साथ और बड़े इत्मीनान से वो भारत में रहे हैं। और वर्ल्ड स्टेज में ये भी भाई हमेशा दुश्मनी का तो वो पोस्टर एडॉप्ट कर नहीं सकते हैं, तो उनको भी रिकंसिलिएशन कुछ दिखाना होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, व्हाई इज दलाई लामा सो इम्पोर्टेंट फॉर चाइना। वो इसलिए है कि वो अपना सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहीं पे उनको एहसास हो गया कि हमारे पास सब कुछ है, बहुत ज्यादा हार्ड पावर है, सॉफ्ट पावर नहीं है। और एक सॉफ्ट पावर उनके पास है, जो है बुद्धिज्म। तो उन्होंने हाइनन स्टेट के बाहर में समुद्र में एक बहुत बुद्ध का वो बनाया, ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड बुद्धिस्ट मीट करवाया वहां से। लेकिन जो सबसे बड़ा अगर कोई ये सॉफ्ट पावर के कोई ऑब्स्टिकल है तो वो है दलाई लामा, जो कि इंडिया को एडवांटेज देता है। जब हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से डील करते हैं, बाकी बुद्धिस्ट कंट्री से, तो वो सोचते हैं कि इंडिया को जस्ट बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ दलाई लामा इनको हमारे ऊपर एडवांटेज है। तो कई तरह के गेम्स खेले जा रहे हैं, पेनिट्रेशन है, मैं इस बात से कभी इनकार नहीं कर। आप इसकी बात करते हैं कि इन्होंने, आपने अखबार में पढ़ा होगा, दो तीन न्यूज आइटम्स तो मैंने पढ़े हैं कि तमाम जो नेपलीज महिलाएं हैं, उनको ये चाइनीज का वो बना के यहाँ पर जो हमारे जो मॉनेस्ट्रीज है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, उसमें पेनिट्रेट करवा रहा है। दिल्ली में हुआ, यहाँ पे वो पकड़ी। सो द पेनिट्रेशन इज वेरी हाई। लेकिन हमको इनको दलाई लामा और जो इनके जो तमाम इनके लोग हैं यहाँ पर, हमें उनकी सुरक्षा पर, खास करके दलाई लामा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते रहना होगा। ये जो स्टेटमेंट है दलाई लामा का, जो एक तरह के शिफ्ट की तरफ इशारा करता है, स्टेटमेंट को इंडियन पर्सपेक्टिव में कैसे देखा जाए, इंडिया की डिप्लोमेसी के लिहाज से, खासतौर पर ये देखते हुए कि जिस तरह से भारत ने शरण दी, और हमने देखा जो भारत के लीडर्स हैं वो लगातार एंगेज करते हैं, संपर्क में रहते हैं, उनके जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं दलाई लामा के साथ वो पब्लिक भी होते हैं। तो फिर ऐसे में ये एक तरह का स्विच, अगर मैं वर्ड यूज कर सकूं, या अगर मैं ये वर्ड यूज कर सकूं, ये भारत के लिहाज से क्या मायने रखता है, भारत के लिहाज से के संदर्भ में देखें हम, क्या ये माना जाए जो 7 दशक भारत ने लगा दिए इसमें, अब दलाई लामा का जो स्टेटमेंट है उस सारी मेहनत पर पानी फेरता है, इसे कैसे देखें? देखिए, इसको मैं ये ऐसे देखता हूँ कि और ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हमने जो शुरू से पोजीशन लिया, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन इज पार्ट ऑफ चाइना, समझे ना। पहले क्या पोजीशन था, जो कि सॉरी, तिब्बत इज एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, उसको हमने क्वालिफाई कर दिया बाद में चाइना। तो ये एक तरह से जो हमने इसको एक तरह से अपनी मंजूरी दे दी, हमने अपना मोहर लगा दिया तिब्बत के स्टेटस को लेके। वो हमको मोहर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपने ताइवान का कार्ड गिव अप कर दिया जब आपने ये कहा कि ताइवान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। आपने जब ये तिब्बत का कार्ड उसको आपने अबेंडन कर दिया, तो अब आपके पास क्या डिप्लोमेटिक लेवरेज बच गया है ये बताइए। और उसके एवज में आपको चाइना से मिला क्या?
आपके एवज में उसको कुछ नहीं किया उसने। अगर हम तिब्बत के साथ ऐसा अगर हमने किया था जो अपनी हमने मोहर लगाई थी, तो हमने कश्मीर पर भी मोहर लगवा देना। और भाई कुछ कुछ तो क्विड प्रो को क्यों होना चाहिए था ना। लेकिन हमने तो अपने सारे जो हमारे पास जो लिवरेजेस थे वो सारे अबेंडन कर दिए। और उसके बाद से आप देखिए कि जब 370 हटा तो कितना किस तरीके से चाइना बेचैन हो चुका था, क्योंकि उसको मालूम था कि इसका असर पड़ेगा हर स्ट्रैटेजिक इशू पे, हर जियोपॉलिटिकल इशू पे उसने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो मैं यही हमेशा पूछता हूँ भाई कि ये उस समय की आई विश जयशंकर वॉज दी फॉरेन मिनिस्टर दैट टाइम और मोदी साहब वॉज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम, ये नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ये कम्युनिस्टों का ये जो गंदा इन्फ्लुएंस है ना, ये बहुत ज्यादा रहा है। और हम लोग तो देख रहे हैं भाई कि आज भी आप उनके चाहे 2-4 मेंबर हो, लेकिन उनका जो ये कम्युनिस्टों का इन्फ्लुएंस है जो हमारे पॉलिसी मेकिंग में, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तमाम अखबार हम जानते हैं। आप बताइए, हम भी अखबारों को चलाना इतना आसान नहीं है। आज जितने अखबार हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो साउथ का अखबार हिंदू कभी स्ट्रगल नहीं किया है, वो कभी नहीं करता, बिकॉज वी ऑल नो कहाँ से फंडिंग हो रही है इनकी। तो इनका स्ट्रैंगल होल्ड जो है वो हमेशा बड़ा मजबूत रहा है। और तभी तो आप चुपके जाके एमओयू साइन करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अदिति जी, और खास करके जहां भी मैं टॉक देता हूँ ये डिफेंस और सिक्योरिटी सर्कल्स में, तो मैं कहता हूँ कि इंडिया का 100 किलोमीटर बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, ऑलमोस्ट 3440 विद चाइना। हमारी फौज का दुश्मन, और अब यूं कहे भारत का दुश्मन पाकिस्तान एज ए टेरिटरी नहीं है। इट इज द जिहाद एमिनेटिंग फ्रॉम पंजाब, जो कि हमारे फोर्सेस कॉम्बैट कर रहे हैं। लड़ाई तो रुकी नहीं, बस लड़ाई का रूप बदल गया। तो वो रूप क्या है? वो जिहादी प्रॉक्सी वॉर है। चाइना की तरफ से क्या है? वहां से भी आइडियोलॉजिकल वॉर है, जो कि उसके प्रॉक्सी भी आपके कम्युनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं। ठीक है ना? तो एक्चुअली आपका यू आर फाइटिंग द पाकिस्तान एंड चाइना स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर। इसीलिए मैं कहता हूं कि थर्ड फ्रंट जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन दैट रिस्पेक्ट पाकिस्तान हैज बीन वेरी क्लेवर। ये इमरान को कभी आगे कर देते हैं, कभी नवाज शरीफ बन जाता है, कभी शहबाज शरीफ बन जाता है। कोई शरीफ आए, कोई आए, उससे कोई फर्क हुआ है? आपने रत्ती भर फर्क देखा है जिहादी प्रॉक्सी वॉर में? रत्ती भर। और हो ही नहीं सकता। वो जानते हैं कि आपसे वो पागल है कि वो आपसे जाके डायरेक्ट कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट करके अपनी देश को तोड़वा ले। वो आपसे वो नहीं करेंगे। वो सस्ता ऑप्शन ये कर सकते हैं। अगर किसी को 500 करोड़ देके अगर एमओयू साइन करवा सकते हो, तो कोई जरूरी है कि चाइना हमको वो करेगा? तो ये जो ना, एक तो हमारे जो वॉर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो बदलना हुआ कि 71 की लड़ाई, टैंक गए, ये हुआ, 15 दिन में देश अलग हो गया, टैंक के ऊपर झंडा हुआ, भांगड़ा होने लगा। ये उस तरह की लड़ाइयाँ होती थी। आज आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए। उस दिन हमने फ्रांस का भी आपको जिक्र किया। अब पता नहीं, आप खुद ही पता लगा लीजिए कि कितना नुकसान हुआ होगा फ्रांस का। ये जो पूरी घटना घटी है, कोई पागल है? फ्रांस को क्यों अटैक करेगा वो जबकि इसी से पूरा देश को जला सकता है चंद लोगों से। आपके पास बंदूक एक लाइबिलिटी है। व्हेन यू आर नॉट श्योर कि इसका कब इस्तेमाल करें, कब चलाएं, कब नहीं चलाएं, आप बस ऐसे लेकर बैठे हुए। ठीक है, वही प्रॉक्सी वॉर ही होता है कि आपके वेपन से आपकी पूरी जो कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है उसी को लाइबिलिटी बना देता है प्रॉक्सी वॉर। एंड दैट इज द अमेरिकन आर नॉट हैमस्ट्रंग। उनको तो जहां मरता है वही बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड उनको डालने ही नहीं।
जी, जी। वो कई प्रीडेटर भेजा मजे लेते हैं कि उसके बाद देखो क्या जाके मार के आ गया। प्रीडेटर को मार भी दिया कोई तो कोई अमेरिकन थोड़ी मरा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने डिटेल में हमारे साथ ये इंसाइट्स शेयर करने के लिए पाकिस्तान, चाइना और किस तरह से इनके इकोसिस्टम्स और साथ ही यूएस भी कि किस तरह से इनके इकोसिस्टम्स जो हैं वो दुनिया भर को अपने इशारे पर या अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद।